हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सॉलिड स्टेट के थर्ड लेक्चर में। आज हम लोग सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स एंड कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन ईच यूनिट सेल। और तीसरा हम देखेंगे क्रिस्टल सिस्टम। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि जाकर देखिए। फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप सेकंड लेक्चर ज़रूर अटेंड करें क्योंकि ये उसी के बाद का टॉपिक है। यूनिट सेल क्या होता है सेकंड लेक्चर में बताया गया है। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। तो यूनिट सेल्स क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूनिट सेल आपका क्या होता है? सिंपलेस्ट एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी क्रिस्टल सिस्टम, एनी क्रिस्टल लैटिस which repeat again and again in 3 dimensional space। एक छोटा सा फंडामेंटल यूनिट, एक छोटा सा सिंपलेस्ट यूनिट जिसको हम बार बार रिपीट करते जाएं, रिपीट अगेन एंड अगेन ओवर अ 3 डायमेंशनल स्पेस। तो ये आपका क्या बन जाता है? क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। तो यही एक छोटे से भाग को हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल। ठीक है, तो ये हमने सेकेंड लेक्चर में देखा हुआ था, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स की तरफ। बाकी मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अभी हम देखेंगे क्या? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल आपके दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 आपका होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है बच्चे लोग। दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आपके यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं? अगर कोई पूछे यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं तो बोलिएगा दो। कौन कौन से? प्रिमिटिव यूनिट सेल्स एंड आपका सेंटर्ड यूनिट सेल्स। अब समझते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल होता क्या है। प्रिमिटिव यूनिट सेल सबसे तुच्छ यूनिट सेल है आपका केमिस्ट्री में। क्यों तुच्छ है देख लेते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या बोलता है? ऐसा यूनिट सेल, मैं 3D में आपका एक यूनिट सेल बनाता हूँ छोटा सा। यह आपका एक 3D में छोटा सा यूनिट सेल है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या बोलता है? ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है मैंने बताया था। कमेंट करिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, जिसको पता है कमेंट करिए फटाफट। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या बोलता है? ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्वांटे में उपस्थित हो। भाई वो वाला क्वांटा नहीं, इसका क्वांटा अलग है, आप लोगों का क्वांटा अलग है। तो ऐसा क्वांटा जहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। क्वांटा क्या होता है? ऐसा जगह जहाँ पे दो प्लेन, दो सरफेस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटा। तो पिक्चर देखना चाहते हैं तो हम कोने वाली सीट लेते हैं। तो कोने वाली सीट क्यों? क्योंकि वहाँ पे दो दीवार आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ मज़ा आता है बड़ा। तो सेम वहाँ से प्रिमिटिव यूनिट सेल भी है। प्रिमिटिव यूनिट सेल आपको क्या बोलता है? ऐसा यूनिट सेल जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, सिर्फ वो कॉर्नर वाली सीट को अगर ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पे कॉर्नर कौन कौन सा है? ये एक मेरा कॉर्नर है, मेरा ये एक कॉर्नर है, 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 ये एक कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर है। चारों तरफ क्या है? सारा कोना जो है, सारा कोना किसने ऑक्यूपाई कर लिया? भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल डेफिनेशन है प्रिमिटिव यूनिट सेल का, ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर पे अवेलेबल हो, उनको हम बोलेंगे क्या? प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे हमको क्या मिलेगा? सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल कहने का तात्पर्य होता है बच्चा लोग, जो हमारा यूनिट सेल है, मैं फिर से यूनिट सेल बना देता हूँ एकदम 3D, फुल 3D में। ये मेरा क्या है? एक यूनिट सेल है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या बोलता है कि भाई मेरा कॉर्नर पे ही अगर सिर्फ अवेलेबल है तो मेरा ये क्या हो गए? कॉर्नर हो गए। सारे खुपचे में क्या है? यूनिट सेल के खुपचे में क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बच्चा लोग, और कुछ नहीं है। तो ये मेरा क्या बन गया? प्रिमिटिव यूनिट सेल बन गया। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या बोलता है? ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो अवेलेबल हो ही, साथ ही साथ इस पूरे डब्बे के अंदर अगर एक बीच में अगर कोई यूनिट सेल आ गया या ऊपर वाले सरफेस के ऊपर एक एटम्स आ गए या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ गए, अगर मेरा साइड में कहीं एक और
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ गए, नीचे वाले में कहीं एक और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ गए, इस तरफ से कोई एक और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ गए। तो इस तरीके के एक्सेप्शन को हम किसके अंदर डालते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर। ठीक, फिर से एक बार बता देता हूँ, प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन सेंटर्ड यूनिट सेल में आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कॉर्नर पे तो अवेलेबल होता ही है, कॉर्नर के अवेलेबल होने के साथ वो कहीं और भी अवेलेबल हो जाता है, जैसे बॉडी के बीच में या साइड में, ऊपर नीचे आजू बाजू, वो कहीं पे भी अवेलेबल हो सकता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेंटर्ड यूनिट सेल। आगे बढ़ते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल के फिर से 3 टाइप्स हैं, वो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब सेंटर्ड यूनिट सेल के 3 टाइप्स होते हैं। पहला नंबर 1 होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, दूसरा होता है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा आपका होता है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड को हम लोग साइड सेंटर्ड भी बोलते हैं, यूनिट सेल। तो देखिए बच्चा लोग, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो अवेलेबल हो ही, और कॉर्नर को छोड़ के बाकी जगह भी उपस्थित हो सकते हैं। तो ये 3 जगह और उपस्थित हो सकते हैं, या तो बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड कहने का तात्पर्य मेरा, ये अगर यूनिट सेल है, 3D में बनाता हूँ, ठीक, ये मेरा एक कार्टून का बॉक्स है, इसके अंदर अगर बीच में, तो इस अगर मेरा अवेलेबल है तो ये क्या कहला जाएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, मान लीजिए ये मेरा क्या है, यूनिट सेल है, क्यूबॉइड है, 3D स्ट्रक्चर्ड है। अब ये मेरा बॉडी है, ये इसके ऊपर के 4 कॉर्नर, ये मेरे नीचे के 4 कॉर्नर है। तो यहाँ पे तो मेरे अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर ही अवेलेबल है, हर एजेस पे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब यही अगर बॉडी सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो क्या होता है, आपका हर कॉर्नर पे तो, हर एजेस पे तो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवेलेबल होगा। साथ ही में ये जो मेरा बॉडी है, इस बॉडी के अगर अंदर, मीन्स इस बॉडी के बीच में, इस बॉडी का बीच कैसे बनेगा मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए ये आपका ये मेरा बॉक्स है, तो इसको हम सेंटर कैसे निकालेंगे, ये 2 डायगोनल, ये बचा बीच में। सेम यहाँ से अगर मेरा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ बीच में अगर अवेलेबल है, बीच में अवेलेबल हो गया, अब मैंने इसको क्या कर दिया, बंद कर दी। अब बीच में बॉडी के अंदर मेरा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखा हुआ है और साथ में सारे कॉर्नर पे भी अवेलेबल है, तो ये क्या बन जाएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। मैं आप लोगों को डायग्राम बना के बताता हूँ कैसे बनेगा इसका डायग्राम। डेफिनेशन क्लियर है आप लोगों को। देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का डायग्राम, ये मेरा क्या हो गया, एक यूनिट सेल एकदम मस्त वाला 3D में, ये हो गया मेरा क्या, यूनिट सेल। तो मेरा यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सब जगह होगा, सारा खोपचा ये ले लेता है। इसीलिए हम लोगों को जगह नहीं मिलती खोपचे में जाने की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ही सारा खोपचा कवर कर लिया है। ये मेरा क्या होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, क्योंकि सारे कॉर्नर पे अवेलेबल है, सारे खोपचे पे अवेलेबल है। बॉडी सेंटर्ड होगा तो क्या होगा, मेरा ये जो बॉडी है, इस पूरे के बीच में एक ठोक क्या आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, तो ये मेरा अब क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका डेफिनेशन क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल और इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवेलेबल्स इन द ऑल कॉर्नर्स of unit cell as well as in the centered of unit cell। सारे कॉर्नर पे अवेलेबल है और एक बॉडी के सेंटर में अवेलेबल है। तो ये हो जाता है हमारा क्या, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस मतलब क्या होता है, चेहरा। तो इस यूनिट सेल का चेहरा कहाँ है, कहाँ है भाई चेहरा, बता पाओगे? मैं बता देता हूँ। फेस कहने का मतलब होता है आपके जो सरफेसेस हैं जो आपको विजिबल हो पाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस। तो देखिए ये मान लीजिए मेरा क्या है, एक यूनिट सेल है, सस्ता सुंदर टिकाऊ वाला।
ठीक, इसका फेस क्या है मेरा, ये एक फेस है क्योंकि मेरे को ये फेस दिख पा रहा है, पीछे तो नहीं दिख पा रहा है, इसके पीछे अंदर गया है, तो ये मेरा एक फेस, तो ये क्या हो गया फेस नंबर 1। इधर चलते हैं, ये भी दिख पा रहा है फेस नंबर 2, ये फेस नंबर 3, ये फेस नंबर 4, ये फेस नंबर 5 हो गया, और ये नीचे फेस नंबर क्या हो गया मेरा 6। क्लियर है, दिख रहा है आप लोगों को, ये मेरे को दिख रहा है फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 3, फेस नंबर 4, ऊपर का फेस नंबर 5, नीचे का फेस नंबर 6, इसी को बोलते हैं फेस। चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो ये मेरा क्या है 3D का यूनिट सेल, ताबड़तोड़ आगे बढ़ते हैं। 3D डायग्राम बनाना आता होगा आप लोगों को, नहीं आता तो बताइए, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे 3D डायग्राम बनाते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो कि सारा खोपचा कवर कर लिया, इसीलिए आप लोगों को जगह नहीं मिलती खोपचे में जाने की। चलो, तो ये मेरे क्या हो गए सारे कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कवर कर लिए, डागा डाल लिए हैं, तो ये मेरा क्या बन गया प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो पिछले में हमने देखा था बॉडी सेंटर्ड, अगर बॉडी में होता तो काम तमाम हो जाता किसका, बॉडी वाले का, लेकिन ये बॉडी नहीं है, ये क्या है फेस सेंटर्ड। तो मैंने बताया फेस, तो चलिए फेस के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं इस साइड से देखूं, मतलब राइट साइड से देखूं, अपने तरफ के राइट साइड से, तो मेरा ये एक फेस दिखेगा, तो ये मैं ये फेस को ऐसे मार्क करता हूँ, ये फेस है। तो इस फेस का सेंटर कौन सा मिला मेरा, ये वाला, ठीक है। तो ये फेस का सेंटर्ड पर मेरा क्या हो गया एक ठो कांस्टेंट पार्टिकल्स आ गया। अगर मैं यहाँ से देखूँ लेफ्ट साइड से, ये मैं देख रहा था राइट साइड से, तो मेरे को कौन सा फेस दिखेगा, ये वाला। तो इसका अगर मैं सेंटर्ड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल मिलेंगे। तो मैं जो फेस वाले हैं मैं उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। अगर मैं नीचे से देखूँ, नीचे से बॉटम, कौन सा फेस दिखेगा बच्चा लोग, ये वाला। तो इसका अगर मैं सेंटर निकालूं तो ये मेरे चारों फेस हैं, तो सेंटर कौन सा मिलेगा, ये वाला। तो यहाँ पे मेरा एक कांस्टेंट पार्टिकल लाई कर लिया। अब अगर मैं कहाँ से देखूं, ऊपर से टॉप, ठीक, टॉप में कौन सा सरफेस दिखेगा बच्चा लोग, ये वाला सरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे कौन सा सेंटर्ड पे एक और मेरा क्या आ गया कांस्टेंट पार्टिकल लाई कर लिया। अब मेरे को कहाँ से देखना है, यहाँ वाला सरफेस, पीछे वाला। अगर मैं बैक से देखूँ तो बैक से कौन सा सरफेस दिखेगा, ये वाला सरफेस दिखेगा। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे लोग। तो यहाँ पे मेरा कहाँ आएगा, यहाँ पे आपका मेरा क्या मिलेगा, एक ठो कांस्टेंट पार्टिकल मिलेगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ फ्रंट से, तो फ्रंट से मुझे क्या भी दिखने को मिलेगा, मेरा ये एक ठोक बनेगा और ये एक ठोक बनेगा। तो जस्ट ये इसी के ऊपर एक आ जा रहा है, तो ये हो जाता है मेरा क्या फेस्ड सेंटर्ड यूनिट सेल। आपके सभी फेसों पर जितने भी फेस हैं, 6 फेसेस हैं, 6 फेस पे क्या होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को हर एक फेस पे। तो आपको एक बार लेफ्ट से, राइट से, टॉप, फ्रंट, बैक, सब तरफ से आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ फेस अवेलेबल है। तो सारे फेस पे एक एक कांस्टेंट पार्टिकल्स आपके लाई करेंगे तो वो हो जाता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं एंड सेंटर्ड और साइड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर और साइड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या बोलता है, कुछ नहीं है, ये आपका जो आपका बॉडी सेंटर्ड है, सॉरी आपने जो फेस्ड सेंटर पढ़ा ना, जस्ट उसी के टाइप का है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये आपका फेस सेंटर्ड के जैसे। एंड सेंटर क्या होता है, एंड मतलब क्या, छोर। तो एक स्टार्टिंग एंड हो सकता है और एक एंडिंग एंड हो सकता है। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो भी अब एक छोर होता है, जो खत्म होता है वो भी एक छोर होता है। मतलब सिर्फ दो फेसेस होंगे। तो डायग्राम बनाते हैं। ये मेरा क्या हो गया, एक यूनिट सेल हो गया 3D में। अब इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे तो उपस्थित होंगे, क्योंकि खोपचा तो कांस्टेंट पार्टिकल से खा जाते हैं, हमारे लिए तो बचता ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सारा प्रिमिटिव बन गया। अब हमको क्या बनाना है, एंड सेंटर्ड। अब एंड सेंटर्ड हम किसको बोलेंगे, हम किसको एंड कंसिडर करें। तो क्योंकि यूनिट सेल नीचे रखा हुआ है, तो ये सरफेस है आपका, मान लीजिए ये सरफेस पे यूनिट सेल रखा हुआ है, तो इसका पहला एंड कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला सरफेस जिस पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट पार्टिकल लाई करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग है तो कहीं एंड भी होगा, तो इसका अपोजिट जो कि ऊपर है ये वाला, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होगा, लाई करेगा। इसी डायग्राम को हम लोग बोलते हैं एंड सेंटर्ड और साइड सेंटर।
ठीक है। इसका अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए, रेजोनेंस आपने पढ़ा होगा 11th में, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा, तो चिंता की तो विषय है ही नहीं। अगर हम दूसरा एंड अगर इसको कंसिडर करें, दूसरा एंड कैसे कंसिडर करेंगे, ये मेरा यूनिट सेल हो गया, फिर से खुपचे पे डाल देते हैं। खुपचे पे क्या डाल दिए, कांस्टेंट पार्टिकल। कांस्टेंट पार्टिकल क्या होता है, कमेंट करिए आप लोग, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, याद है कि नहीं। साइड से मतलब मेरा ये एक साइड और ये एक साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो यहाँ से देखने के लिए मुझे ये सरफेस मिलेगा, तो यहाँ पे मेरा एक कांस्टेंट पार्टिकल, जस्ट इसके अपोजिट, मतलब राइट का अपोजिट लेफ्ट, तो लेफ्ट सरफेस पे ये। तो ये भी मेरा एंड सेंटर्ड और साइड सेंटर्ड यूनिट सेल है, ये भी मेरा एंड सेंटर्ड और साइड सेंटर्ड यूनिट सेल है। डिपेंड अपॉन हम कौन सा साइड कौन सा एंड को एज एन रेफरेंस लेकर चलते हैं। तो ये आपका जो मैंने अभी बताया, क्या बताया, एक तो आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा मैंने बताया सेंटर्ड यूनिट सेल, और सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर ये 3 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट्स की तरफ, कैलकुलेशन ऑफ एटम्स इन ईच यूनिट सेल। अब आपके यूनिट सेल में कितने एटम्स लाई करते हैं या कितने कांस्टेंट पार्टिकल्स लाई करते हैं, ये हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे, तो भाई निकालना है तो ये आप अच्छे से ध्यान देंगे, 1 मार्क्स में पूछता है किस कौन से यूनिट सेल में कितने एटम लाई करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में ही आते हैं। तो कुछ हम रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल्स। ठीक है, एटम के जगह कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी आ सकता है, कंफ्यूज आना बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं। रूल्स, पहला रूल्स क्या बोलता है, अगर इन कॉर्नर, फिर से वही बात करती है खुपचे में, तो कॉर्नर में जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इन कॉर्नर constituent particles occupy only 1/8 portion। ठीक है, क्या बोल रहा है, खोपचे में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ 1/8 पोजीशन ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे लिखते थे हिंदी में क्लास 10th में, कभी ये कहना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो आपके यूनिट सेल में उपस्थित हैं, अगर वो खोपचे में उपस्थित हैं, खोपचा मतलब मेरा ये कॉर्नर, तो ये जो होगा, ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये कितना पोजीशन होगा, कितना पोर्शन होगा, 1/8 पोर्शन अपने आप का। ठीक, तो ये रूल्स है कि अगर आपका कॉर्नर पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवेलेबल है तो वो सिर्फ 1/8 पोजीशन होगा, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ये पहला नंबर रूल याद रखेंगे। रूल नंबर 2, इन बॉडी, बॉडी में अगर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवेलेबल है तो ऑक्यूपाइज कंप्लीट पोर्शन, दैट इज 1। ठीक, अगर आपके बॉडी में कांस्टेंट पार्टिकल अवेलेबल है तो वो कंप्लीट पोर्शन अपने आप का रखेगा, मतलब पूरा का पूरा एक कांस्टेंट पार्टिकल्स कंप्लीट उस बॉडी के अंदर लाई कर लेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये बॉक्स का एग्जांपल दिया था, इस बॉडी के अंदर, तो इस बॉडी के अंदर अगर मैं देखो अभी भी ये पूरा है, आधा नहीं है। अगर यहीं कॉर्नर पे रहता तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे रहने के कारण क्या होता, बाहर वाला हिस्सा तो इस डब्बे के अंदर नहीं आएगा, तो डब्बे के अंदर कितना हिस्सा आता है, सिर्फ 1/8 पोर्शन। और अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी पे क्या होता है, पूरा का पूरा एक कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल क्या बोलता है, अगर आपका साइड और फेस, ठीक है, साइड और फेस पे जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ऑक्यूपाइज, कितना पोर्शन ऑक्यूपाइज करेंगे, हाफ ऑफ इट्स पोर्शन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितना ऑक्यूपाई करेंगे, हाफ। ठीक है, हाफ कैसे, देखिए बच्चा लोग, ये मेरा यूनिट सेल है फेस नंबर
1 है। यहाँ पे जो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाई करेगा आधा अंदर होगा और आधा बाहर रहेगा, क्योंकि वो पूरा ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। तो सिर्फ कितना ऑक्यूपाई करता है, 1/2 ऑफ इट्स पोर्शन, जितना भी इसका पोर्शन है उसका हाफ होगा। मतलब जैसे ये मार्कर है तो ये मार्कर आधा अंदर रहेगा आधा बाहर, तो टोटल कितना पार्टिकल्स है अंदर में, हाफ है। तो जितना भी उसका पोर्शन रहेगा उसका हाफ पोर्शन सिर्फ लाई करता है। तो ये रूल्स है, मैं सामने से हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे रूल्स हैं, आपको कैलकुलेशन में काम आएंगे। चलिए तो रूल्स याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमने क्या देखा था, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइज ओनली इन कॉर्नर। ठीक है, तो हमको कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या फिर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इज इक्वल टू, फॉर्मूला बता रहा हूँ यूनिट सेल कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ एटम्स बोल सकते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक, इन कॉर्नर इनटू इट्स ऑक्यूपाई पोर्शन। ऑक्यूपाई पोर्शन प्लस नंबर ऑफ एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन बॉडी इनटू इट्स ऑक्यूपाई पोर्शन प्लस नंबर ऑफ एटम्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन फेस इनटू इट्स ऑक्यूपाई पोर्शन। ठीक, तो ये आपका फार्मूला बनता है किसका, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। आपके कितने एटम्स या कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवेलेबल हैं कॉर्नर पे और उनका ऑक्यूपाई पोर्शन मल्टीप्लाइड में, प्लस नंबर ऑफ एटम्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन बॉडी में, बॉडी में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवेलेबल है इनटू उसका ऑक्यूपाई पोर्शन, वैसा ही प्लस नंबर ऑफ एटम्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन फेस इनटू इट्स ऑक्यूपाई पोर्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कितने एटम प्रेजेंट होते हैं। तो हमें पता है प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइज ओनली इन कॉर्नर्स होते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को शॉर्ट फॉर्म में सी पे लिख देता हूँ, कन्फ्यूज आना नहीं है, इक्वल टू, तो हमारे कॉर्नर पे कितने हैं, 8 कॉर्नर है, मतलब 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवेलेबल है इनटू इनका पोर्शन कितना ऑक्यूपाई करते हैं, रूल्स मैंने बताया था 1/8 पोर्शन प्लस, क्योंकि इसके बॉडी में कुछ नहीं रहता है 0 इंटू 1, क्योंकि ये पूरा पोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं, प्लस फेस में भी कुछ भी नहीं है इंटू इसका ऑक्यूपाई पोर्शन कितना होता है, हाफ। तो ये मेरा क्या आ गया, यहाँ से 8 कैंसिल होके मिला 1 + 0 + 0, तो ये मेरे को कितना मिल गया 1, मतलब नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल इज 1। आपका टोटल 1 ही एटम पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, प्रिमिटिव यूनिट सेल को बनाने के लिए। ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेकंड हमारा क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर पहला क्या है हमारा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर कितना आया है 1 Cp या फिर 1 एटम। इसमें सिर्फ 1 एटम ही कंज्यूम होता है। बॉडी सेंटर्ड में चलते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड में हमको क्या पता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइज इन कॉर्नर, ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइज इन सेंटर बॉडी। आपका एक बॉडी के बीच में भी होता है। तो इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम। तो कॉर्नर पे कितने हैं 8 इंटू उनका ऑक्यूपाई पोजीशन 1/8 प्लस बॉडी है, हाँ बॉडी है, बॉडी में कितना होता है 1,
कितना ऑक्यूपाई करता है पोर्शन, 1 करता है। प्लस फेस में है कि इसके फेस में कुछ भी नहीं है, ऑक्यूपाई पोर्शन 1/2 मतलब हाफ। तो ये 8 कैंसिल, ये बच गया 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू हाफ 0। तो आपका कितना हो गया ये 2। तो आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम ऑक्यूपाई होते हैं, 2 एटम ऑक्यूपाई होते हैं, या फिर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई होते हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई होते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। फार्मूला याद रखेंगे, सबसे पहले आता है आपका क्या, कॉर्नर के नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनटू उनका ऑक्यूपाई पोर्शन प्लस बॉडी के नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनटू उनका ऑक्यूपाई पोजीशन प्लस फेस सेंटर्ड में आपका फेस पे नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इनटू उनका ऑक्यूपाई पोर्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है आप लोगों का, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इसमें देखते हैं कितना आता है। फेस सेंटर मतलब कॉर्नर पे तो होगा, कॉन्स्टेंट पार्टिकल लाइज इन कॉर्नर, ठीक, कॉर्नर्स पे अवेलेबल होगा, साथ में बॉडी पे तो अवेलेबल नहीं होता है इसके, और कहाँ पे अवेलेबल होता है, फेसेस में अवेलेबल होता है। ठीक है, कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और एटम इज इक्वल टू, कॉर्नर पे कितने हैं, 8 है, ऑक्यूपाई पोर्शन कितना होता है इनका, 1/8 होता है, प्लस बॉडी पर कुछ है क्या, नहीं है, 0 इंटू ऑक्यूपाई पोजिशन 1 प्लस फेस पे कितने फेस हैं टोटल आपके, 6 फेस हैं, कितना ऑक्यूपाई होता है फेसेस पे, 1/2 ऑक्यूपाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से 8 कैंसिल होके 1 मिला, यहाँ पे कैंसिल होके क्या मिला, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 1 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 3 इंटू 1 3, तो ये आपको क्या मिला, 3 + 1 4। मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपके 4 एटम्स ऑक्यूपाई होते हैं या फिर 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई होते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में। फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चे लोग। आगे बढ़ते हैं हमारे 4th एंड लास्ट यूनिट सेल की तरफ, जो कि है आपका साइड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखते हैं इसमें कितने एटम्स, कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आते हैं। तो क्या होता है इसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ लाइज करते हैं, सीपी लाइज इन कॉर्नर्स, खुपचे में तो अवेलेबल होगा ही सब में, और कहाँ अवेलेबल होगा, इन 2 फेसेस ओनली, कोई भी 2 फेसेस या 2 साइड पे आपके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। सब कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे होते हैं 8, उनका ऑक्यूपाई पोजीशन 1/8। फिर आपका आता है बॉडी पे इसके कुछ नहीं होता, इनका ऑक्यूपाई पोजीशन होता है कितना, 1 प्लस, अब आता है आपका क्या, फेसेस। तो यहाँ पे क्योंकि साइड सेंटर्ड है, साइड मतलब सिर्फ 2 फेसेस, एक शुरुआत का छोर और एक खत्म होने का छोर, मतलब सिर्फ 2 एंड, इसीलिए आपका सिर्फ 2 फेस है। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, इनटू इनका ऑक्यूपाई पोजीशन कितना होता है, 1/2 होता है। कैलकुलेशन देखते हैं, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा इनका, 8 कैंसिल होके बचा 1, 0 इंटू 1 0, 2 कैंसिल होके बचा 1, तो 1 + 0 + 1 कितना आ गया बच्चे लोग, 1 + 1 2। साइड सेंटर यूनिट सेल में कितने एटम ऑक्यूपाई होते हैं, 2 एटम्स ऑक्यूपाई होते हैं, मतलब 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ही सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं साइड सेंटर्ड यूनिट सेल को बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ एक ही एटम होते हैं और एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है प्रिमिटिव यूनिट सेल को बनाने के लिए। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में सिर्फ 2 एटम्स होते हैं या फिर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं बॉडी सेंटर्ड को बनाने के लिए। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपके 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं या फिर 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं आपका पूरा का पूरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को बनाने के लिए। साइड सेंटर्ड यूनिट सेल में आपके 2 एटम ऑक्यूपाई होते हैं या फिर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं उस पूरे के पूरे क्या साइड सेंटर्ड यूनिट सेल को बनाने के लिए। तो ये आपका था सेकेंड टॉपिक। बढ़ते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका क्या, क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम क्या है, क्रिस्टल सिस्टम कुछ नहीं है, कुछ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस है यूनिट सेल्स के, जिसको ही हमें देखना है। तो सबसे पहले मैं क्रिस्टल सिस्टम का टेबल बना लेता हूँ, फिर मैं उसको आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्रिस्टल सिस्टम। तो ये मैंने टेबल बना लिया है पूरा क्रिस्टल सिस्टम का।
तो यहाँ पे इस कॉलम में आपके पूरे हैं क्रिस्टल सिस्टम, कितने क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ये पॉसिबल वेरिएंट्स, कहने का मतलब ये कौन कौन से यूनिट सेल को बिलोंग करते हैं, कौन कौन सा यूनिट सेल ये फॉर्म कर सकते हैं। ये उनका एज लेंथ ABC, एज लेंथ कहने का तात्पर्य यहाँ मैं डायग्राम बना के बताता हूँ ABC है क्या। ये हमारा क्या है, यूनिट सेल, तो इसका जो हमारे पास लेंथ है वो होता है A, इसका जो विड्थ है वो होता है B, और इसका जो ये हाइट है इसको हम लोग बोलते हैं C। तो लेंथ, विड्थ और आपका जो हाइट रहता है A B C रिस्पेक्टिवली, ये वो है आपका एज लेंथ। एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा, तो A और B के बीच में जो आपका एंगल बनता है वो होता है अल्फा। सिमिलरली आपका B और C के बीच में जो एंगल बनता है वो बीटा, और C और A के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है गामा। ठीक है, और ये कुछ उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम मीन्स उनका पूरा का पूरा शेप कैसा होगा, क्यूब फॉर्मेट में होगा। क्यूब मतलब A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, सबका साइड का लेंथ इक्वल होगा। पॉसिबल वेरिएंट्स, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल्स भी बना सकते हैं, ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल भी बना सकते हैं, और ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी बना सकते हैं। एज लेंथ तीनों का बराबर होता है क्योंकि ये क्यूब है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा सब कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। एग्जाम्पल NaCl आपका कॉमन सॉल्ट, और आपका कॉपर किसके एग्जाम्पल है, क्यूबिक यूनिट सेल के एग्जाम्पल है। ट्राइगोनल पर आते हैं, ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम पे, तो ये सिर्फ दो ही पॉसिबल वेरिएंट्स बना सकते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल बना सकते हैं या फिर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बना सकते हैं, बाकी ये कुछ भी नहीं बना सकते। इनकी प्रॉपर्टी क्या है, A इज इक्वल टू B होता है, बट C जो है, C का लेंथ A और B से अलग होता है। मीन्स कुछ इस तरीके से, ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया, हाइट इनकी कितनी भी हो सकती है, तो ये होता है ट्राइगोनल। इनका जो लेकिन एंगल होता है, तीनों ही आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल आपका टिन, SN और आपका कैल्शियम सल्फेट जो है एग्जाम्पल है किसका, ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम का। आते हैं ऑर्थोरोम्बिक में, तो ऑर्थोरोम्बिक आपके सारे यूनिट सेल्स को फॉलो करता है। प्रिमिटिव भी बन सकता है, बॉडी सेंटर्ड भी बन सकता है, फेस सेंटर्ड भी बन सकता है, एंड सेंटर भी बन सकता है। एंड सेंटर का ही आपका नाम है, साइड सेंटर, कंफ्यूज नहीं होना। ऑर्थोरोम्बिक में A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, इसमें किसी का भी लेंथ बराबर नहीं होता। ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया, और ये मेरा हो गया C। ठीक है, और बट जो एंगल होता है सबके बीच में, इसका एंगल, इसका एंगल और इसका एंगल सभी 90 डिग्री होता है। एग्जाम्पल है आपका सल्फर है, KNO3, यह आपका एग्जाम्पल है किसका, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम का। आते हैं हेक्सागोनल पे। हेक्सागोनल सिर्फ एक ही यूनिट सेल को फॉलो करता है, डेट इज प्रिमिटिव। इसका जो एज प्रॉपर्टी है A इज इक्वल टू B होता है, बट C जो होता है वो A और B से अलग होता है, सेम इसी के जैसे। इसमें जो आपका अल्फा और बीटा होता है वो 90 डिग्री को फॉलो करता है, बट जो आपका गामा होता है वो 120 डिग्री को फॉलो करता है। मीन्स कुछ इस तरीके से, ये आपका हो गया A, ये हो गया आपका B, तो इनके बीच तो 90 डिग्री रहता है, बट जो आपका C है, जो आपका गामा है, जो C के साथ जो लेंथ बनाएगा, ये आपका कुछ ऐसा 120 डिग्री का ये एंगल फॉलो करता है। ठीक है, तभी आपका वो हेक्सागोनल के अंदर आता है। एग्जाम्पल आपका ग्रेफाइट और आपका जिंक ऑक्साइड, ये किसके एग्जाम्पल है, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के। आते हैं नेक्स्ट ट्राइगोनल पे। तो ट्राइगोनल भी आपका हेक्सागोनल के जैसे सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल को ही फॉलो करता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल ही बना पाता है। इनकी प्रॉपर्टी सेम है क्यूबिक के जैसे, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होता है, बट एंगल की अगर बात करें तो अल्फा और बीटा 90 डिग्री होते हैं, गामा 90 डिग्री नहीं होता। 90 डिग्री के अलावा छोड़ के वो कोई भी एंगल को वो फॉलो कर सकता है। एग्जाम्पल है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, किसका एग्जाम्पल है, ट्राइगोनल सिस्टम का, क्रिस्टल सिस्टम का। मोनोक्लिनिक अगर क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो ये प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड या फिर साइड सेंटर्ड यूनिट सेल बना सकता है। A, B और C तीनों ही आपस में बिल्कुल इक्वल नहीं होते हैं, तीनों ही अलग अलग होते हैं, किसके जैसे, आपका ऑर्थोरोम्बिक के जैसे। इनमें भी आपका क्या होता है, अल्फा और बीटा 90 डिग्री होता है, बट गामा आपका 90 डिग्री नहीं होता है। सिमिलर किसके जैसे, ट्राइगोनल के जैसे। एग्जाम्पल आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक, किसका एग्जाम्पल है, मोनोक्लिनिक का। लास्ट है आपका ट्राइक्लिनिक। टोटल आपके क्रिस्टल सिस्टम में 7 क्रिस्टल सिस्टम है, तो ये आपका 7th है जो कि लास्ट है। ट्राइक्लिनिक आपका ये सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाता है एज कम्पेयर टू हेक्सागोनल ट्राइगोनल, ये भी सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल को ही फॉलो कर सकता है। इसमें A, B, C तीनों ही आपस में इक्वल नहीं होते और ना ही ये 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, कोई भी इनका एंगल 90 डिग्री छोड़ के कोई भी एंगल को फॉलो कर सकते हैं।
K2Cr2O7 और आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये आपका कॉमन एग्जांपल है किसका, ट्राइक्लिनिक की। तो ये आपके क्या थे, 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब ये आपका 7 क्रिस्टल सिस्टम कितने को फॉलो करते हैं, देखिए अगर हम बोलेंगे तो ये 1 2 3, ये आपका 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो हमारे पास 14 टाइप्स आते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे ब्रावियास, उन्होंने क्या किया था, इसी क्रिस्टल सिस्टम को उठा लिया, इस 7 क्रिस्टल सिस्टम को इन्होंने पूरे 14 ब्रावियास लैटिस में क्लैरिफाई किया था। उन्होंने कुछ नहीं किया, ये जो हम लोगों ने टेबल बनाया है, एक इन्होंने इसका क्यूबिक का प्रिमिटिव उठाया और 3D स्ट्रक्चर में बना के दिखा दिया, उसी को हम लोग बोलते हैं 7 ब्रावियास लैटिस। ठीक है, तो वो आपका अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में वो आता नहीं है। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए, एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, तीसरा हमने देखा क्रिस्टल सिस्टम जो कि आपका ये है, इसका और सब डिवीजन हो जाता है 14 ब्रावियास लैटिस, क्योंकि ब्रावियास भाई साहब ने इनका शुद्धिकरण किया हुआ था, तो इसी 14 को उन्होंने अलग से 3D स्ट्रक्चर बना के बता दिया, जो कि ब्रावियास लैटिस के नाम से जाना जाता है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।